हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस सब्जेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़ आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मॉड्यूल 1 का पूरा रिवीजन करने वाले हैं। इसकी ऑलरेडी क्लासेस हो चुकी है, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप ज़रूर से देख सकते हो। ये हमारा क्विक रिवीजन क्लास है जो आपके इंटरनल एंड एक्सटर्नल एग्जाम में आपको हेल्प रहेगी। ठीक है, जो इसका सिलेबस है वो FI BA BCom एंड बी साइंस के लिए सेम सिलेबस है एनवायरमेंटल स्टडीज़ का, तो सभी के लिए ये यूज़फुल रहेगी। जो मॉड्यूल 1 है हमारा यूनिट 1, जहाँ पे इसका टाइटल है ह्यूमन एंड एनवायरमेंट इश्यू, जहाँ पे हमने देखा था मैन एनवायरमेंटल इंटरेक्शन। ठीक है, एक सेकंड, मैन एनवायरमेंट इंटरेक्शन, फिर द इमरजेंस ऑफ एनवायरमेंटलिज्म जिसमें ह्यूमन इंड्यूस एंड द नेचुरल, फिर पॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन भी हमने कवर करा हुआ है ऑलरेडी। लैंड यूज एंड लैंड कवरेज चेंज, जहाँ में लैंड डिग्रेडेशन, डिफॉरेस्टेशन एंड डिसर्टिफिकेशन एंड अर्बनाइजेशन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द सस्टेनेबिलिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी इन डिटेल अच्छे से देखेंगे। तो ये क्विक रिविजन होने वाला है। ठीक है, तो आप अपने साथ नोट एंड पेन लेके बैठिएगा और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आप अभी ही नोट डाउन करते जाइएगा। और आपको अगर इसके नोट्स चाहिए तो कमेंट में नोट्स आप टाइप कर देना, तो मैं टेलीग्राम चैनल पे इसके नोट्स डाल दूंगी। ठीक है, 50+ कमेंट आएगी तभी मैंने टेलीग्राम पे डालना है, क्योंकि यहाँ पे हम मेहनत कर रहे हैं और बच्चे उनका कुछ आउटपुट ही नहीं आ रहा है तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो 50+ कमेंट आएगी तभी मैंने इसकी मॉड्यूल 1 की आपको PDF प्रोवाइड कर देनी है इसकी नोट्स की। ठीक है, वैसे ही हम यूनिट 2, 3, 4 सभी चीज़ें कवर करेंगे, तो बने रहेगा हमारे यूट्यूब चैनल पे। फर्स्ट हमारा चैप्टर है ह्यूमन एंड एनवायरमेंटल इशू, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बनाया हुआ है आपको एग्जाम इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे और किस तरह से आपको इसके आंसर लिखना है वो भी मैंने बताया हुआ है। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन बनेगा, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑन एनवायरमेंट। तो ये क्वेश्चन बना, इसका आंसर आपको कैसे लिखना है वो हम इसके साथ साथ समझते आ रहे हैं। ठीक है, तो आंसर रहेगा, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ब्रॉट द सिग्निफिकेंट चेंज इन इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ चेंज फ्रॉम एन एग्रेरियन मतलब एग्रीकल्चरल एंड हैंडीक्राफ्ट इकोनॉमी टू इंडस्ट्रियल इकोनॉमी दैट फोकस ऑन द यूज़ ऑफ मशीनरी टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस लार्ज स्केल गुड्स। ठीक है, तो जहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से एनवायरमेंट में क्या इम्पैक्ट आया, तो यहाँ पे आपको ये अपना हो जाएगा इंट्रोडक्शन। ठीक है, ये हो जाएगा आपका इंट्रोडक्शन, जहाँ पे सिग्निफिकेंट कौन सी चेंज आई है वो देखने का हमें यहाँ है कि ये एक प्रॉपर प्रोसेस स्टार्ट हो गई है, जहाँ पे एग्रीकल्चर से हम हैंडीक्राफ्ट इकोनॉमी में इंडस्ट्रियल इकोनॉमी और बूस्टअप हुई है, जहाँ पे मशीनरी टेक्नोलॉजी एंड लार्ज स्केल गुड्स का हमने इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, ये रिवीजन क्लास है तो फटाफट ही हम समझते आएंगे। बट दिस इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इज इम्पैक्टेड द एनवायरमेंट इन मेनी वेज विच आर एज ए फॉलोज। तो कौन कौन से तरीके से इम्पैक्ट आ रहा है, अभी मेन यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होती है। इंक्रीज द पॉल्यूशन, तो क्या हो रहा है, इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी तो क्या होगा, द राइज ऑफ द फैक्ट्रीज लेड टू द सिग्निफिकेंट एयर एंड वाटर पॉल्यूशन फ्रॉम द एमिशन एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग द सूट, स्मोक एंड द केमिकल्स। तो इन सभी चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा वेस्टेज बढ़ जाएगा, प्रोडक्ट है या तो इंक्लूडिंग सूट हो जाएगी, इसमें स्मोक, केमिकल्स, इन सभी चीज़ों का वहाँ पे फैक्ट्रीज में पॉल्यूशन बढ़ जाएगा। फिर डिफॉरेस्टेशन बढ़ेगा, द डिमांड फॉर द टिम्बर एंड द लैंड ऑफ द फैक्ट्रीज एंड अर्बन एक्सपेंशन रिजल्टेड इन द वाइड स्प्रेड डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्बिंग इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, जैसे जैसे इंडस्ट्री बढ़ेगी तो आपको लैंड एरिया चाहिए रहेगा फैक्ट्री को बनाने के लिए। ठीक है, फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने के लिए, तो डिमांड बढ़ जाएगी उस लैंड की, जहाँ पे पहले एग्रीकल्चर चीज़ें हुआ करती थी, अभी वहाँ पे इंडस्ट्री फैक्ट्रीज वहाँ पे इस्टेब्लिश करनी है, तो वहाँ पे क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन बढ़ जाएगा जो इकोसिस्टम के लिए सही नहीं रहेगी। फिर रिसोर्स डिप्लेशन, द एक्सट्रैक्शन ऑफ द natural resources such as coal, iron and minerals increase dramatically, leading to depletion of these resources and damaging the landscape। तो रिसोर्स डिप्लेशन स्टार्ट हो जाएगा, लोगों की डिमांड बढ़ जाएगी नेचुरल रिसोर्सेज की, जैसे कोल, आयरन, मिनरल्स, इन सब की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और इसका इम्पैक्ट यही आएगा कि लैंडस्केप बढ़ जाएंगे। फिर अर्बनाइजेशन, जहाँ पे रैपिड अर्बन ग्रोथ कवर द ओवर क्राउडेड सिटीज़ विद इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर लीडिंग टू द पुअर सैनिटेशन एंड हेल्थ इश्यूज़। ठीक है, अर्बनाइजेशन बढ़ जाएगा, जहाँ पे अभी क्या हो रहा है, सभी लोग ऐसे ही जगह पे रहना पसंद कर रहे हैं जहाँ पे सभी चीज़ें फैसिलिटी अवेलेबल हो। ठीक है, तो अर्बन एरिया में वो ज़्यादा से ज़्यादा क्राउड हो जाएगी, तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बिल्डिंग्स बनना स्टार्ट हो जाएगी, सैनिटेशन की एंड हेल्थ इश्यूज़ प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। कि पहले अगर वहाँ पे सिर्फ 10,000 के लोगों के रहने की कैपेसिटी थी, अभी वहाँ पे 25,000 रह रहे, और 10,000 पे सिर्फ अगर हम एग्जांपल ले कि सिर्फ 3 ही हॉस्पिटल है, अभी 25,000 के लिए भी 3 ही हॉस्पिटल है, तो वो सही नहीं रहेगा, तो वहाँ पे इश्यूज स्टार्ट हो जाएंगे। फिर क्लाइमेट चेंज एक इशू आ जाएगा, द बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल फॉर द एनर्जी कंट्रीब्यूटेड टू इंक्रीज द ग्रीन हाउस गैस इमिशन विच आर द सिग्निफिकेंट ड्राइवर ऑफ द क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो जो क्लाइमेट चेंज पे एक बहुत बड़ा रीज़न है, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल की वजह से एनर्जी जितनी ज़्यादा कंज्यूम करेंगे उतना ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस पे इम्पैक्ट आएगा। फिर सॉइल डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाएगी, जहाँ पे इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस
including the monoculture and heavy use of fertilizer and pesticides led to the soil degradation and loss of the arable land. जो कृषि योग्य ज़मीन है वो ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड यूज़ करने की वजह से ख़राब होती जाएगी इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की वजह से. फिर वाटर कंटेमिनेशन, जहाँ पे इंडस्ट्रियल रन ऑफ एंड अनट्रीटेड सीवेज डिस्चार्ज इनटू द रिवर एंड लेक्स रिजल्टेड इन सेवरल वाटर पॉल्यूशन एंड अफेक्टिंग द एक्वेटिक लाइफ एंड ह्यूमन हेल्थ. ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री वही है क्या करिए, अपना जो गंदा पानी है वो रिवर एंड लेक्स में छोड़ देती है, जिसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन बढ़ जाएगा एंड वहाँ की एक्वेटिक लाइफ एंड ह्यूमन हेल्थ के भी इम्पैक्ट आएगी. अगर वो वहाँ से उसी रिवर का पानी हम आगे चल के किसी गांव में जा रहे हैं तो वहाँ के लोग कंज्यूम कर रहे हो तो वो उनके हेल्थ पे इम्पैक्ट आएगी. फिर वेस्ट जनरेशन बढ़ेगा, जहाँ पे द मास प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स लेड टू द इंक्रीज द वेस्ट जनरेशन ऑफन डिस्पोज ऑफ द लैंड फील्ड्स ऑल द डायरेक्टली इनटू द एनवायरमेंट कॉजिंग द लॉन्ग टर्म पॉल्यूशन. तो लॉन्ग टर्म पॉल्यूशन बढ़ जाएगा, वेस्ट जनरेशन बढ़ेगा, जितनी ज़्यादा डिमांड इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी और इसकी वजह से इतनी ज़्यादा क्या रहेगा, रिसोर्स ज़्यादा इस्तेमाल होगी और एनवायरमेंट को हार्म रहेगी. फिर बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाएगी, जहाँ पे हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एंड पॉल्यूशन कॉन्ट्रीब्यूटेड टू डिक्लाइन ऑफ मैनी स्पीसीज लीडिंग टू बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड इकोलॉजिकल इम्बैलेंस. ठीक है, जितनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस बढ़ जाएगी, ठीक है, डिस्ट्रक्शन बढ़ेगा, ठीक है, तो वहाँ पे रहने वाले पहले स्पीसीज थे, अभी वहाँ पे एग्रीकल्चर है या फिर वहाँ के स्पीसीज के लिए लैंड ऑक्यूपाइड थी, अभी उसको इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए यूज़ करा जा रहा है. ठीक है, तो वो बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाएगी, इम्बैलेंस बढ़ जाएगा इकोलॉजिकल सिस्टम में. फिर हेल्थ इम्पैक्ट क्या आएगा अपने पे, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन कॉज द न्यूमरस हेल्थ प्रॉब्लम इंक्लूडिंग रेस्पिरेटरी डिजीज, कैंसर एंड अदर क्रॉनिक कंडीशंस अमंग द वर्कर्स एंड नियर बाय पॉपुलेशन. ठीक है, हेल्थ पे भी इम्पैक्ट आएगा. ठीक है, जैसे कि अगर आप जहाँ पे रह रहे हो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फैक्ट्री वगैरह है तो आपकी रेस्पिरेटरी डिजीज़ बढ़ जाएगी, आपके कैंसर हो सकता है, या तो वहाँ पे काम करने वाले लोगों में भी वो कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है, या तो आसपास के एनवायरनमेंट में जो रह रहे पॉपुलेशन है उनकी हेल्थ पे भी इम्पैक्ट आएगा. दस द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हैड द प्रोफाउंड एंड फार टीचिंग इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट. ठीक है, तो इतना आपको ये क्वेश्चन में लिखना है. ठीक है, ये अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑन एनवायरनमेंट, तो ये 10 पॉइंट्स आपके आने चाहिए. फिर है क्वेश्चन नंबर 2 कि डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ और नेचुरल रिसोर्स एक्सप्लोरेशन. तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 2. तो आंसर रहेगा इंक्रीज द डिमांड फॉर रिसोर्सेज. तो जहाँ पे क्या होगा, बेसिक नीड है अपनी, जो पॉपुलेशन ग्रोथ होगी तो उसके साथ रोटी कपड़ा मकान की डिमांड बढ़ जाएगी. इसेंशियल रिसोर्सेज सच एज फूड वाटर एंड एनर्जी इंक्रीज. ठीक है, जैसे क्या आ रहा है क्वेश्चन यही है कि नेचुरल रिसोर्सेज में क्या प्रॉब्लम आएगी अगर पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है. तो फर्स्ट ये आ जा डिमांड बढ़ेगी रिसोर्सेज की. फिर एग्रीकल्चर एक्सपेंशन हो जाएगा, जहाँ पे क्या होगा, लैंड कन्वर्शन एंड इंटेंसिव फार्मिंग स्टार्ट हो जाएगी. लैंड कन्वर्शन मतलब क्या, मोर लैंड इज कन्वर्टेड टू फॉर द एग्रीकल्चर टू मीट द फूड डिमांड लीडिंग टू द डिफॉरेस्टेशन एंड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन. ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर फार्मिंग करना स्टार्ट हो जाएगी और फूड डिमांड मीट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फार्मिंग करी जाएगी. इंटेंस फार्मिंग यही है. इंक्रीज द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स एंड इरीगेशन टू बूस्ट द एग्रीकल्चर आउटपुट कैन डिग्रेडेड सॉइल क्वालिटी एंड वाटर रिसोर्सेज. ठीक है, ये स्टार्ट हो जाएगा. एग्रीकल्चर एक्सपेंशन हो जाएगा, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लैंड ऑक्यूपाई हो जाएगी फार्मिंग के लिए एंड इंटेंसिव फार्मिंग स्टार्ट हो जाएगी कि जल्दी से जल्दी अपना जो फार्म में चीज़ें हैं वो बन के बाहर निकले और तुरंत उसको बेच के हमने तुरंत ही दूसरा फार्मिंग करना स्टार्ट कर देनी है. ठीक है, फिर वाटर स्कैरसिटी बढ़ जाएगी, जैसे कि ओवर एक्सट्रैक्शन एंड पॉल्यूशन की वजह से. कैसे ओवर एक्सट्रैक्शन, ग्रोइंग द पॉपुलेशन ऑफ लेड टू द ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज रिजल्टिंग द डिप्लेशन ऑफ द रिवर, लेक्स एंड एक्वेफायर. ठीक है, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा वाटर की डिमांड, तो उतनी ज़्यादा फ्रेश वाटर की डिमांड बढ़ जाएगी, जो आगे चल के रिवर एंड लेक्स एंड एक्वेफायर के लिए मतलब उनको इम्पैक्ट कर सकती है. फिर पॉल्यूशन, जहाँ पे इंक्रीज द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू वाटर पॉल्यूशन फर्दर रिड्यूसिंग द क्लीन वाटर अवेलेबिलिटी. ठीक है, जहाँ पे जितनी ज़्यादा एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ बढ़ेगी उतने ज़्यादा वाटर पॉल्यूशन एंड अदर पॉल्यूशन बढ़ जाएंगे, क्लीन वाटर अवेलेबिलिटी कम रहेगी. फिर एनर्जी कंजप्शन बढ़ेगा, जहाँ पे फॉसिल फ्यूल जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ लीड टू द हायर एनर्जी कंजप्शन लीडिंग टू इंक्रीज रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल विच कंट्रीब्यूट टू द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड क्लाइमेट चेंज. तो जितने ज़्यादा लोग उतने ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन एंड एनर्जी एंड ऑल सभी चीज़ें लगेंगी, तो उसकी वजह से कंजप्शन बढ़ेगा एनर्जी का, और एनर्जी कंजप्शन बढ़ते ही इतनी ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल भी बढ़ जाएगा.
फिर फिफ्थ पॉइंट है डिफॉरेस्टेशन एंड हैबिटेट लॉस, जहाँ पे अर्बनाइजेशन एंड बायोडाइवर्सिटी थ्रेट हमें देखने को मिलेगी. डिफॉरेस्टेशन, एक्सपैंडिंग द पॉल्यूशन लीड टू द अर्बनाइजेशन विच रिजल्ट इन डिफॉरेस्टेशन. ठीक है, जितने ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी उतनी ज़्यादा अर्बनाइजेशन होगी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अर्बन एरिया में रहना पसंद करेंगे और उसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन स्टार्ट हो जाएगी. फिर बायोडाइवर्सिटी थ्रेट भी हमें देखने को मिलेगा, जहाँ पे हैबिटेट डिस्ट्रक्शन थ्रेटन द वाइल्ड लाइफ एंड लीड टू द लॉस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी. ठीक है, जो पहले हैबिटेट हुआ करता था वाइल्ड लाइफ के लिए, अभी वो चीज़ें लॉस होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अभी वो जगह ही नहीं बची है कि वो रहे कहाँ. ठीक है, तो इसलिए तो बहुत ज़्यादा हम न्यूज़ वगैरह में भी देखते हैं कि जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं वो सड़कों पे आ जाते हैं. ठीक है, फिर माइनिंग एंड रिसोर्स एक्सट्रैक्शन भी देखने का ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगी, विच इंक्रीज द माइनिंग. ग्रोइंग डिमांड फॉर द मिनरल्स एंड मेटल्स लीड टू द इंक्रीज माइनिंग एक्टिविटीज़ ऑफर रिजल्ट इन लैंड डिग्रेडेशन, पॉल्यूशन एंड इकोसिस्टम डिस्ट्रप्शन. ठीक है, माइनिंग वही आ गया. यहाँ पे माइनिंग एक्टिविटीज़ बढ़ जाएगी, जहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन, पॉल्यूशन एंड इकोसिस्टम डिस्ट्रप्शन अब हमें देखने को मिलेगा. फिर है वेस्ट जनरेशन, जहाँ पे हायर वेस्ट प्रोडक्शन, लार्जर पॉपुलेशन जनरेट द मोर वेस्ट एंड इंक्लूडिंग प्लास्टिक, अदर नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल एंड लीडिंग टू द पॉल्यूशन. ठीक है, जितना ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज़्यादा प्लास्टिक होगी, उतनी ज़्यादा मटेरियल यूज़ होंगे. ठीक है, तो वो हायर लार्ज पॉपुलेशन की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट जनरेशन होगा. फिर है क्लाइमेट चेंज, जहाँ पे carbon emission, increase the pollution and resource exploitation contribute to the highest greenhouse gas emission and worsening the climate change. ठीक है, climate change भी हमें देखने को मिलेगा, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी उतनी ज़्यादा रिसोर्सेज एनर्जी यूज़ होगी और वहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशन होगी. ठीक है, जो क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है. फिर एजुकेशन एंड अवेयरनेस ज़रूरी है इस चीज़ के लिए. राइजिंग द अवेयरनेस अबाउट द सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट एंड पॉपुलेशन कंट्रोल कैन हेल्प द रिड्यूस द नेगेटिव इम्पैक्ट. तो ये हमारा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे करनी है, कैसे हम उस सब चीज़ों को रोक सकते हैं, उन सब से रिलेटेड उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना, उनसे अवेयरनेस प्रोवाइड करना, सस्टेनेबल रिसोर्सेज का कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उनसे अवेयरनेस उनको पहुंचाना, ये सब उनको हेल्प करेगा. ठीक है, फिर कंक्लूजन क्या है इसका? द रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्लोटेशन इज कॉम्प्लेक्स एंड इंटरलिंक्ड. As the population continue to grow, the pressure on the natural resources intensify, leading to the environmental degradation and sustainability changes. ठीक है, तो जितने ज़्यादा मतलब दोनों इंटरकनेक्टेड है. ठीक है, जैसे जितनी पॉपुलेशन ग्रोथ होगी नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा होगा. ठीक है, तो हमें दोनों को बैलेंस करके चलना है. ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा हम सस्टेनेबिलिटी को किस तरह से मेंटेन करके रख सकते हैं, वो हमारे लिए मेन है. ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था. एक बार फटाफट देख लो कि क्या है. ये क्वेश्चन था, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ ऑन द नेचुरल रिसोर्स एक्सप्लोटेशन. फिर क्वेश्चन नंबर 3 है अपना एनवायरमेंटलिज्म में, डिस्कस द की कॉन्सेप्ट एंड की इश्यू ऑफ एनवायरमेंटलिज्म. क्वेश्चन नंबर 3 आंसर यहाँ से स्टार्ट करना है. ये अपना है इंट्रोडक्शन. एनवायरमेंटलिज्म इज अ ब्रॉड सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट सीक्स टू प्रोटेक्ट द नेचुरल एनवायरमेंट एंड प्रमोट द सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस. इट इंक्लूड द वाइड रेंज ऑफ इशू, आइडिया एंड एक्टिविटीज फोकसिंग ऑन द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज एंड एनकरेजिंग इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस. तो एनवायरमेंटलिज्म से क्या समझ रहे हैं हम कि ये एक सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट है, जहाँ पे हमने नेचुरल एनवायरमेंट को किस तरह से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं और सस्टेनेबल प्रैक्टिस को प्रमोट कर सकते हैं उसके बारे में बताया जाता है. ठीक है, जहाँ पे हमने डिस्कस करना है इशू कौन कौन से, आइडिया हम क्या दे सकते हैं, कौन कौन से एक्टिविटी हम कर सकते हैं कि कैसे हमने जो अपना नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको हम प्रोटेक्ट करके रखें. ठीक है, जहाँ पे हम कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज एंड एनकरेजिंग इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस पे फोकस कर रहे हैं. ठीक है, तो की कॉन्सेप्ट क्या है अपने यहाँ पे? सस्टेनेबिलिटी मेन है. सस्टेनेबिलिटी मतलब क्या, ये यहाँ से आपने देखना है कि कॉन्सेप्ट सस्टेनेबिलिटी, जहाँ पे मीनिंग क्या है सस्टेनेबिलिटी का? द प्रिंसिपल ऑफ मीटिंग करंट नीड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड, लाइक दी सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर. ठीक है, तो सस्टेनेबिलिटी मतलब वही कि हम जो अपने पास अभी करंट में जितने रिसोर्सेज अवेलेबल है उनको हो सके उतना फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के रखें. ठीक है, अपने को जितनी नीड है हम उतना इस्तेमाल करें और जितना बच रहा है वो आने वाली जनरेशन के लिए हम बचाए रखें, उसको ही हम बोलेंगे सस्टेनेबिलिटी. यही है यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी के एग्जांपल रिन्यूएबल एनर्जी आ जाएंगे, विंड एंड सोलर का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, ये सब चीज़ें.
फिर कंजर्वेशन मतलब क्या कि बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्वेशन है, इसका मेन है। एंड इसका एग्जांपल क्या है कि कंजर्वेशन मतलब प्रोटेक्टिंग द वेरियस स्पीसीज एंड इकोसिस्टम टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस। ठीक है, जो 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 लाइक कैसे हम करेंगे, इस्टेब्लिशिंग द नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सर्विस एंड मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज, इन सभी चीज़ों को हम प्रोटेक्ट करें। ठीक है, जो हम बोल रहे हैं कि ये स्पीसीज़ है वो आने वाले टाइम में ख़त्म हो जा रही है या तो ख़त्म हो गई, कुछ कुछ स्पीसीज़ ऐसी भी है जो अभी हमें देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, तो उन सभी चीज़ों को किस तरह से हम कंजर्व करके रख सकते हैं, उनको कैसे संभाल के रख सकते हैं, उसके लिए उनको नेशनल पार्क में हम संभाल के रखें या तो वाइल्ड लाइफ रिजर्व करके रखें या तो उनको मरीन प्रोटेक्टेड एरिया हम वहाँ पर रख देंगे। ठीक है, कि इतने एरिया में आपको फिशिंग नहीं करनी है। ठीक है, उन सभी चीज़ों को हम प्रिजर्व करके कंजर्व करके इसे रख सकते हैं। फिर पॉल्यूशन कंट्रोल करके, जैसे कि एयर वाटर क्वालिटी एंड जहाँ पे एंकरेजिंग द पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस टू रिड्यूस द पॉल्यूशन फ्रॉम इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर एंड अर्बन रिसोर्सेज। जहाँ पे हम एग्जांपल देखें तो प्रमोटिंग द स्लोगन लाइक द रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज। तो ये आपको याद रखना है। 3R आपको एग्जाम में अगर पूछे कि 3R कौन से है, रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज टू मिनिमाइज द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। जहाँ पे हम कहेंगे कि हो सके उतना रिड्यूस करो वेस्ट को, फिर या तो रिसाइकल करो या तो उनको रीयूज़ करो। ठीक है, फिर क्लाइमेट चेंज एंड मिटिगेशन हम कर सकते हैं लाइक द ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन, एफर्ट टू रिड्यूस द कार्बन एमिशन थ्रू द रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी एफिशिएंसी एंड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन। लाइक द रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर पैनल लगाएं, एनर्जी सेविंग इलेक्ट्रिक अप्लायंस यूज़ करें, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स यूज़ करें, तो वो हम क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन कौन सा था, क्वेश्चन याद रखना है मैंने तो आपको कि डिस्कस द की कॉन्सेप्ट एंड की इश्यू ऑफ एनवायरमेंटलिज्म। तो ये अपने की कॉन्सेप्ट थे। अभी कौन से है की इश्यूज, कौन से हैं ये देखें, की इश्यूज ऑफ एनवायरमेंटलिज्म। तो कौन सा, ह्यूमन इंड्यूस एनवायरमेंटल इशू। तो अभी ह्यूमन इंड्यूस एनवायरमेंटल इशू हुए और दूसरे हैं अपने नेचुरल एनवायरमेंटल चेंजेस। ठीक है, तो ये ऑलरेडी है ना मैंने अपनी बड़ी वाली वीडियोस में कवर कराया हुआ है इन डिटेल, वहाँ पे फोटोज़ वगैरह भी ऐड करे हुए हैं, तो वहाँ से आपको ज़्यादा अच्छे समझ आएगा। ये अपना रिवीजन लेक्चर है। ठीक है, यहाँ पे ह्यूमन इंड्यूस एनवायरमेंटल इशू में क्या समझ रहे हैं हम कि इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, जहाँ पे पॉल्यूशन एंड रिसोर्स डिप्लेशन की बात करें, जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से पॉल्यूशन इंक्रीज हुआ है एंड अर्बनाइजेशन हुआ है, जहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन लेड टू सिग्निफिकेंट एयर, वाटर एंड सॉइल पॉल्यूशन ड्यू टू द एमिशन फ्रॉम द फैक्ट्रीज, व्हीकल एग्जॉस्ट एंड द वेस्ट डिस्पोजल which reduce the depletion. जहाँ पे depletion means the reduction in the natural resources including fossil fuel and the minerals and the timber. जहाँ पे फॉसिल फ्यूल वगैरह मिनरल का ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोटेशन करने की वजह से क्या हो रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है कि एयर, वाटर एंड सॉइल पॉल्यूशन बढ़ रहा है, वेरियस फैक्ट्रीज एंड व्हीकल एग्जॉस्ट एंड वेस्ट डिस्पोजल बढ़ रहा है। फिर डिफॉरेस्टेशन है एक रीज़न अपना की इशू आ जाता है एनवायरमेंटलिज्म को प्रोटेक्ट करने में। डिफॉरेस्टेशन, जहाँ पे लैंड कन्वर्जन एंड क्लाइमेट चेंज मेन है, जहाँ पे फॉरेस्ट वेर क्लियरर फॉर द एग्रीकल्चर, अर्बन डेवलपमेंट एंड लीडिंग टू द हैबिटेट लॉस एंड बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन बढ़ रहा है, जो लैंड कन्वर्जन अभी बढ़ रहा है, जहाँ पे पहले जो कृषि योग्य ज़मीन थी या तो जो बायोडाइवर्सिटी के लिए ऑक्यूपाइड ज़मीन थी, अभी वो एग्रीकल्चर के लिए या तो अर्बन डेवलपमेंट के लिए वहाँ पे बनाई गई है, शिफ्ट हो गई है। फिर क्लाइमेट चेंज, जहाँ पे डिफॉरेस्टेशन कंट्रीब्यूट टू द क्लाइमेट चेंज बाय रिड्यूसिंग द प्लैनेट्स कैपेसिटी टू ऑब्जर्व द कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जहाँ पे क्लाइमेट चेंज भी हमें अब भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, एक्सेसिव, कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी बहुत ज़्यादा अपना टेम्परेचर बढ़ गया। आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले जो टेम्परेचर था उससे कंपैरिजन में आज से 4-5 डिग्री ज़्यादा ही टेम्परेचर हो गई है, तो उसकी वजह से भी क्लाइमेट चेंज ही उसका मेन रीज़न है। फिर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, जहाँ पे इंटेंसिव फार्मिंग एंड ओवर ग्रेजिंग भी आ जाता है कि इशू है एनवायरमेंटलिज्म के लिए। जहाँ पे इंटेंसिव फार्मिंग मतलब क्या, इन एग्रीकल्चर ओवर यूज ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स हैव द लेड टू सॉइल डिग्रेडेशन, वाटर कंटेमिनेशन एंड द लॉस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हम फार्मिंग कर रहे हैं, ठीक है, फर्टिलाइज़र यूज़ करें और केमिकल फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड्स यूज़ करें कि ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप हमें मिले। ठीक है, उसकी वजह से लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो रही है, वाटर कंटेमिनेशन हमें देखने को मिल रहा है। जहाँ पे पहले के टाइम पे थोड़ा ही हम डगिंग करते थे और हमें पानी मिल जाता था कुएँ वगैरह के लिए, और अभी बहुत ज़्यादा हम कर रहे हैं फिर भी कुछ पानी नहीं निकल रहा है पीने योग्य पानी, ठीक है, मीठा पानी।
फिर ओवर ग्रेजिंग भी एक रीज़न है जहाँ पे लाइव स्टॉक फार्मिंग कैन लेड टू द ओवर ग्रेजिंग विच डिप्लेट द वेजिटेशन एंड कॉज द सॉइल इरोशन। ठीक है, जो और बहुत ज़्यादा लाइव स्टॉक है जो हमारा पूरा का पूरा खेत खा ले। ठीक है, तो उस टाइप की चीज़ें भी है जो सॉइल इरोशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है कि ऊपर की जो कृषि योग्य ज़मीन का ऊपर का जो हिस्सा है वो खा जाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा उतने ही टाइम में फिर से कुछ फार्मिंग करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। फिर क्लाइमेट चेंज जहाँ पे ग्रीन हाउस गैस एमिशन एज एक्सट्रीम वेदर इवेंट हमें देखने को मिलती है, जहाँ पे ग्रीन हाउस गैस एमिशन में ह्यूमन एक्टिविटीज़ पर्टिकुलरली द बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल एंड डिफॉरेस्टेशन हैव सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द ग्रीन हाउस गैस लीडिंग टू द ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज भी एक रीज़न है जहाँ पे ग्रीन हाउस गैस एमिशन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। फॉसिल फ्यूल का ज़्यादा से ज़्यादा हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बर्न हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उसकी वजह से। ठीक है, फिर एक्सट्रीम वेदर इवेंट भी है जहाँ पे क्लाइमेट चेंज हैव रिजल्टेड इन मोर फ्रिक्वेंट and severe wealth event such as hurricanes, drought and floods impacting the ecosystem and human beings। ठीक है, आज के टाइम में बहुत ज़्यादा फ्लड्स आने स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, कभी भी कोई बादल फट जाता है, हमने अभी भी न्यूज़ में हम देख ही रहे हैं, कभी भी कुछ भी हो रहा है। ठीक है, बहुत तूफान आ रहे हैं। ठीक है, तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट हमें आजकल अभी देखने को मिल रहे हैं ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज। फिर वेस्ट मैनेजमेंट इश्यूज है जहाँ पे प्लास्टिक वेस्ट एंड ई वेस्ट मेन अभी रीजंस आ जा रहे हैं, जहाँ पे प्लास्टिक वेस्ट में सिंगल यूज़ प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा यूसेज बढ़ गया है, जिसकी वजह से लैंडस्केप एंड हार्मिंग द वाइल्ड लाइफ एंड इकोसिस्टम बढ़ गया है। ठीक है, वो पानी सभी चीज़ें कहाँ जा रही है, बह के ओशन में जा रही है, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा वहाँ की जो मरीन लाइफ है वो इम्पैक्ट हो रही है। फिर ई वेस्ट अगर हम देखें तो रैपिड टर्नओवर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैज रिजल्टेड इन सिग्निफिकेंट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट ऑफन इम्प्रॉपरली डिस्पोज्ड ऑफ लीडिंग टू द टॉक्सिक कंटेमिनेशन। ठीक है, आप ही घर में है 5 लोग 10 लोग जितने भी लोग हैं, सबके पास फ़ोन है, स्मार्टफोन है, ईयरफोन्स है और ब्लूटूथ वाले ईयरफोन्स है, लैपटॉप है, टीवी है, और मतलब आप उसका कहीं ना कहीं मतलब ऐसे ही रख देते हैं या तो फेंक देते हैं। ठीक है, तो ई वेस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है अपने ये आउटडेटेड हो जाती है। नया घर में कोई मिक्सचर आया तो वो हम 2 साल यूज़ करा, अभी नया आया, नया मॉडल आया, हमने तुरंत ही शिफ्ट कर दिया, तो वो उसके अंदर जो रह रहे टॉक्सिक कंटेमिनेशन है उसकी वजह से मतलब वो ही कहाँ आ रहा है, लैंड में ही जा रहे हैं सभी चीज़ें। तो उसकी वजह से भी रैपिड टर्नओवर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रिजल्टेड इन सिग्निफिकेंट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। फिर लॉस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी जहाँ पे हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एंड इनवेसिव स्पेसीज पे हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे urbanization, agriculture and industrial activities have led to habitat loss, threatening the numerous species with the extinction। ठीक है, जो ऐसी स्पीसीज जो अभी खतरे के रेड अलर्ट में, हम बोल सकते हैं मतलब ऐसी स्पीसीज है जो उसमें रेड जोन में आ जाती है कि थ्रेटनिंग कंडीशन में है। ठीक है, हम उसको नहीं बचाएंगे तो नियर फ्यूचर में वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की वजह से ऐसा हो रहा है। फिर इंटेंसिव इन्वेंसिव स्पीसीज जहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव फैसिलिटेट द स्प्रेड ऑफ द नॉन नेटिव ऑर्गेनिज्म लाइक द पेस्टिसाइड डिसीज स्प्रेडिंग वायरस डिस्टर्बिंग लोकल इकोसिस्टम एंड आउट कॉम्पिटिंग नेटिव स्पीसीज। ठीक है, जहाँ पे पहले के टाइम में जितने ज़्यादा पक्षी हमें देखने को मिल रहे थे, अभी वो इतने ज़्यादा हमें नहीं देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो वही रीज़न है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी कीटनाशक ये सभी चीज़ें इस्तेमाल करें, पेस्टिसाइड्स यूज़ करें, तो उसकी वजह से उनकी जो संख्या है वो कम होती जा रही है। तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये थे अपने जो कौन से इसके की इश्यूज है एनवायरमेंटलिज्म के, ह्यूमन इंड्यूस, मतलब अपने ह्यूमन की वजह से ये सब चीज़ें हो रही है। इंडस्ट्रियलाइजेशन है, डिफॉरेस्टेशन है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है, क्लाइमेट चेंज है, वेस्ट मैनेजमेंट एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अभी जो है वो नेचुरल एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से हो रहा है, जैसे नेचुरल डिजास्टर आ गया कोई, लाइक द अर्थक्वेक है, वोल्केनिक इरप्शन है, सुनामी है। दिस इवेंट कैन लीड टू द इमीडिएट एंड डिवेस्टिंग इम्पैक्ट ऑन द इकोसिस्टम एंड ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो ये इमीडिएट इफेक्ट हमें देखने को मिलता है, मतलब लॉन्ग टाइम इफेक्ट नहीं है, थोड़े टाइम के लिए आया और वो मतलब ये सर्वनाश करके चले गए। ठीक है, फिर उसके बाद इकोसिस्टम खुद से फिर से सही हो जाती है। जहाँ पे फिर है वाइल्ड फायर, जहाँ पे नेचुरल वाइल्ड फायर कैन बी वर्सन बाय द क्लाइमेट चेंज लीडिंग टू द इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी विच कैन डिस्ट्रॉय द हैबिटेट। ठीक है, तो वाइल्ड फायर होती है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेड़ जल जाते हैं, वहाँ पे रहने वाले पशु पक्षी जल जाते हैं, तो वही वाइल्ड फायर भी एक रीज़न है नेचुरल डिजास्टर का। फिर क्लाइमेट वेरिएबिलिटी, जहाँ पर नेचुरल क्लाइमेट साइकिल ही चेंज हो जाए, जैसे कि चेंज इन क्लाइमेट ड्यू टू द नेचुरल साइकिल लाइक दी कैन अफेक्ट द वेदर पैटर्न, इकोसिस्टम एंड एग्रीकल्चर, प्रमोटिंग द अवेयरनेस ऑफ एनवायरमेंटल चेंजेस।
फिर ग्लेशियर मेल्टिंग है, जहाँ पे नेचुरल प्रोसेस ऑफ ग्लेशियर मेल्टिंग कंट्रीब्यूट टू द सी लेवल राइज एंड इम्पैक्ट ऑफ फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी, रेजिंग द अवेयरनेस ऑफ द क्लाइमेट इश्यूज। ठीक है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से जो ग्लेशियर वगैरह पिघल रहे हैं, ठीक है, उसकी वजह से सी लेवल बढ़ रहा है और अपना जो पीने योग्य पानी है वो अभी क्या हो जाएगा, खारा हो जाएगा, क्योंकि वो अगर ओशन का वो वाटर है वो अपने पीने योग्य पानी के साथ मिक्स हो जाएगा तो अपने पास जो फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। उससे रिलेटेड अपने को अवेयरनेस फैलानी होगी। तो ये अपना था नेचुरल कॉजेज़ एंड दी ह्यूमन कॉजेज़। ठीक है, तो की इश्यूज हमने देखे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना पॉल्यूशन मेन, जहाँ पे टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट। ठीक है, जहाँ में पॉल्यूशन मीन्स व्हाट, द प्रेजेंस ऑफ द हार्मफुल सब्सटेंस इन एयर लैंड वाटर which can have the adverse effect on the living being and on the environment in pollution। जिसकी डेफिनेशन यह बोलती है पॉल्यूशन रेफर टू द एक्सिस्टेंस ऑफ द हार्मफुल सब्सटेंस लाइक द सॉलिड, लिक्विड और गैस और एनर्जीज लाइक द हीट और द साउंड इनटू द एनवायरनमेंट। तो पॉल्यूशन कुछ भी हो सकता है जो एक ऐसे सब्सटेंस हो सकते हैं जो सॉलिड, लिक्विड या गैस फॉर्म में हो, और जो ऐसी एनर्जी भी हो सकती है या तो हीट या तो साउंड की फॉर्म में हो जो एनवायरनमेंट को हार्म कर रही है। ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन में फर्स्ट हम देखते थे एयर पॉल्यूशन मैंने इन डिटेल ऑलरेडी वीडियो में कवर करा हुआ है, वो भी आप देख सकते हो। मैंने उसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाली हुई है, तो वहाँ से भी आप एक बार चेक कर सकते हो। एयर पॉल्यूशन इज व्हेन हार्मफुल सब्सटेंस लाइक द स्मोक, डस्ट एंड केमिकल्स मिक्स विद द एयर वी ब्रीथ। This can come from the cars, factories, burning waste and other sources. Air pollution can lead to the problems like respiratory issue and other health problems for the living being. इसके मेन कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? ठीक है, एयर पॉल्यूशन ये इन डिटेल समझाने जैसा कुछ है नहीं, क्योंकि आपको स्कूल के टाइम से आप पढ़ते आ रहे हो कि पॉल्यूशन क्या है। एयर पॉल्यूशन वही है जो किस चीज़ की वजह से होता है, वही हमें याद रखना है। स्मोक है, डस्ट है, केमिकल मिक्स हो रहा है एयर में और आपको सांस लेने में उससे प्रॉब्लम हो जाएगी, तो हम उसको बोलेंगे एयर पॉल्यूशन। वो कहाँ से एमिट होता है? कार्स है, फैक्ट्री है, बर्निंग वेस्ट है, अन्य अदर रिसोर्सेज से वो वेस्ट निकलता है, उसकी वजह से एयर पॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है, जहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है हमें रेस्पिरेटरी इशू एंड अदर हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। इसका मेन कॉज क्या है? एमिशन फ्रॉम द व्हीकल एंड इंडस्ट्री, बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल लाइक द कोल एंड पेट्रोलियम एंड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज लाइक द पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर एंड लाइवस्टॉक वेस्ट कैन बी रिलीज हार्मफुल गैसेस। डिफॉरेस्टेशन एंड नेचुरल इवेंट भी है, जैसे कि वाइल्ड फायर है, वॉल्केनिक एरप्शन है, उसकी वजह से भी एयर पॉल्यूशन होता है। मेन इसके सोर्सेज क्या है? ठीक है, एयर पॉल्यूशन के कहाँ कैसे कैसे हो रहा है, जिसमें फर्स्ट है ह्यूमन मेड सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन। तो ट्रांसपोर्टेशन एक रीज़न है, जहाँ पे कार, ट्रक, ट्रेन, एयरप्लेन्स इन सब की इस्तेमाल हम करें, जिसकी वजह से इनमें जो पॉल्यूटेंट है प्राइमरली फ्रॉम द बर्निंग फॉसिल फ्यूल, इसका मेन रीज़न है ट्रांसपोर्टेशन की वजह से एयर पॉल्यूशन होते हैं। फिर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ है, जैसे कि फैक्ट्रीज एंड पावर प्लांट रिलीज वेरियस हार्मफुल गैसेज। फिर रेसिडेंशियल हीटिंग है, जैसे कि बर्निंग फ्यूल्स लाइक द फूड, कोल और ऑयल फॉर द हीटिंग होम कंट्रीब्यूट टू द इंडोर एंड आउटडोर एयर पॉल्यूशन। तो इंडोर पॉल्यूशन हो सकता है, पहले के टाइम में जैसे चूल्हा वगैरह चलाते थे, ठीक है, वुड का इस्तेमाल करते थे खाना पकाने के लिए, तो वो रेसिडेंशियल हीटिंग की वजह से भी एयर पॉल्यूशन होता है। फिर है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, जैसे एक्टिविटीज सच एज द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स कैन रिलीज द अमोनिया एंड अदर पॉल्यूटेंट इनटू द एयर। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की वजह से हम फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो एमोनिया, ठीक है, कौन सा रिलीज़ कर रहे हैं, एमसीक्यू यहाँ से बन सकता है। ठीक है, एमोनिया रिलीज़ हो रही है, उसकी वजह से फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स में कौन सा पॉल्यूटेंट है, तो हमने याद रखना है अमोनिया है। ठीक है, मतलब फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स की वजह से कौन सी चीज़ रिलीज हो रही है? अमोनिया हो रही है। फिर वेस्ट मैनेजमेंट भी है, बर्निंग ऑफ द वेस्ट एंड एमिशन फ्रॉम द लैंडफिल्स कैन प्रोड्यूस द हार्मफुल गैस एंड पार्टिकुलेट्स। ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट की वजह से भी हो रहा है, हम बचा हुआ जो कचरा है, कूड़ा है, वो हम जला देते, तो वो भी हार्मफुल गैस रिलीज़ कर रहे हैं। ये अपने हो गए ह्यूमन मेड सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन। फिर है नेचुरल सोर्सेज क्या है एयर पॉल्यूशन के? तो वाइल्ड फायर है, जो हमें देखा हमने जंगल में आग लग जाती है, तो उसकी वजह से भी गैसेस जो निकल रही है वो भी एटमॉस्फेयर को हार्मफुल है। फिर वॉल्केनिक एरप्शन भी है, जहाँ पे उससे ऐश एंड गैस निकल रही है, उसकी वजह से भी इम्पेक्ट करेगी एयर क्वालिटी में। एंड डस्ट स्टॉर्म्स भी है, जहाँ पे जो तूफान आ रहा है, डस्ट स्टॉर्म्स है, ठीक है, तो वो भी एयर पॉल्यूशन क्रिएट करके रखता है। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे वो उड़ के जा रही है डस्ट स्टॉर्म। फिर एग्जांपल यही है स्मोक, ग्रीन हाउस गैसेस। इस इफेक्ट क्या आएगा? रेस्पिरेटरी डिसीज़ है, ग्लोबल वार्मिंग है, एसिड रेन एंड ओजोन डिप्लेशन, ये आपको याद रखनी है। फिर है अपना सेकंड पॉल्यूशन जो है नॉइज़ पॉल्यूशन।
नॉइस पॉल्यूशन। Noise is a loud and unpleasant sound that can negatively impact both animal and human. Sound level are measured in decibel, and any noise exceed 120 डेसिबल इज़ कंसिडर हार्मफुल टू द ह्यूमन हेल्थ। तो यहाँ इसके ही पॉइंट्स हमने याद रखना है कि पहले तो ये कि नॉइस पॉल्यूशन मीन्स व्हाट, कि जो साउंड आपको पसंद नहीं है ह्यूमन को एंड एनिमल दोनों के लिए, ठीक है। जो अनप्लीजेंट साउंड है हम उसको बोलेंगे नॉइस पॉल्यूशन है, ठीक है। जो साउंड को किस चीज़ से मेज़र करा जाता है, साउंड लेवल डेसिबल में, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। एंड 120 डेसिबल से ज़्यादा है तो वो हार्मफुल है ह्यूमन हेल्थ के लिए। इसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं, मतलब साउंड पॉल्यूशन नॉइस पॉल्यूशन कैसे हो सकता है? ट्रैफिक की वजह से, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस है, एयर ट्रैफिक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, मतलब हॉर्न वगैरह जो हॉकिंग होती है वो, लाउड म्यूज़िक एंड एंटरटेनमेंट है, ठीक है। रैली वगैरह निकलती है तब जो एंटरटेनमेंट के लिए लाउड म्यूज़िक चलाया जाता है वे। फिर हाउस होल्ड अप्लायंसेस है, मिक्सचर हम चला रहे हैं, ठीक है। फिर सोशल इवेंट भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे सेमिनार वगैरह में हम जा रहे हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइस है तो वो सब। फिर सोर्सेज क्या हो सकते हैं एयर पॉल्यूशन के? फिर फर्स्ट है ट्रैफिक नॉइस, जहाँ पे कार, ट्रक, बसेस, मोटरसाइकिल, लाउड म्यूज़िक है, वहाँ पे इंजन का हॉकिंग है, टायर नॉइसेस है, स्पेशली द बिजी एरिया। फिर कंस्ट्रक्शन वर्क है, जहाँ पे कोई न्यू बिल्डिंग, रोड वगैरह बिल्डिंग बन रही है तो वहाँ पे भी ड्रिल वगैरह की जो बुलडोज़र की आवाज़ है वो नॉइस क्रिएट करती है। फिर एयरप्लेन्स है, जहाँ पे टेकिंग ऑफ एंड लैंडिंग के टाइम पे जो एयरक्राफ्ट की आवाज़ आती है वो भी नॉइस पॉल्यूशन में आ जाती है। अगर आपका घर है वो नियर एयरपोर्ट के नज़दीक है तो आपको पता होगा उसके बारे में। फिर फैक्ट्री एंड इंडस्ट्रियल नॉइस है, जहाँ पे मशीन इन फैक्ट्रीज, पावर प्लांट में हम जो यूज़ कर रहे हैं तो मशीनरी की आवाज़ आती है, वो भी नॉइस पॉल्यूशन में आ जाती है। फिर ट्रेन है, जहाँ पे स्पेशली व्हेन देयर ब्लो देयर हॉर्न्स ऑन दी व्हील्स एंड मेक द नॉइस आर वेरी लाउड। फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वही बसेस, ट्रेन, सबवे, ये सब भी उनके इंजन से जो आवाज़ आती है वो भी नॉइस पॉल्यूशन में आ जाएगा। फिर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ लाइक दी मोटर बाइक्स, बोट, एनी लो मोवर्स एंड आउटडोर मशीन्स क्रिएट द लाउड साउंड स्पेशली व्हेन दे यूज़ द क्वाइट एरियाज, ठीक है। रिक्रिएशनल एक्टिविटी, हम मोटर बाइक से जा रहे हैं, मतलब ऐसे ही राउंड मारने जा रहे हैं और ये सब चीज़ें यहाँ पे आ जाएगी, बोट वगैरह है। फिर होम अप्लायंस लाइक एवरीडे अप्लायंस लाइक द वैक्यूम क्लीनर है, वॉशिंग मशीन है, एयर कंडीशनर है, कैन द नॉइसी एंड डिस्टर्बिंग द नेबरहुड। फिर फ्रॉम द मशीन, जहाँ पे ट्रैक्टर एंड हार्वेस्टर यूज टू फार्मर मेक द लाउड नॉइस स्पेशली अर्ली इन द मॉर्निंग और द लेट एट द नाइट। फिर लाउड स्पीकर एंड द म्यूजिक है, म्यूजिक प्ले लाउडली एट द पार्टीज, फेस्टिवल और द रिलीजन इवेंट कैन डिस्टर्ब द पीपल अराउंड। फिर एनर्जी व्हीकल्स है लाइक द सायरन फ्रॉम द पुलिस कार, एम्बुलेंस एंड फायर ट्रक्स आर वेरी लाउड व्हेन दे आर रशिंग टू द इमरजेंसी। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इमरजेंसी व्हीकल्स है, लाउड स्पीकर है, ठीक है। मशीनरी से जो आवाज़ आती है वो। एनिमल्स है लाइक द लाउड बार्किंग डॉग्स, ठीक है। जो रात को कुत्ते भौंक रहे हैं उनके वजह से भी आप डिस्टर्ब हो जाते हो। रात पे अगर आप पढ़ाई करने बैठे हो और वो आवाज़ आ रही है तो आप भी डिस्टर्ब हो जाओगे। फिर रोस्टिंग, राउडिंग एंड दी नॉइसी बर्ड कैन ऐड टू द नॉइस स्पेशली इन द नेबरहुड। फिर लाइक द एग्जाम्पल यही है, कंटिन्यूस एक्सपोजर टू द नॉइस अबाउट 85 डिसेबल कैन कॉज द हियरिंग लॉस। अगर इतनी ज़्यादा कंटिन्यूस आप 85% मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप हमेशा नॉइस पॉल्यूशन में रहते हो, जैसे कि कोई किसी का घर है वो रेलवे ट्रैक के नज़दीक है, ठीक है। तो वो ऐसा हो सकता है कि नियर फ्यूचर में वो 85% तक वो डिसेबल हो जाए, कि वो हियरिंग लॉस हो जाए उसको। फिर इसका इम्पैक्ट यही आएगा, स्ट्रेस बढ़ेगा, स्लीप डिस्टर्बेंस हो गए, रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी एंड हियरिंग इम्पेयरमेंट। फिर है अपना नेक्स्ट वाला वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। वाटर पॉल्यूशन meaning water pollution is defined as introduction of the harmful substance or changes in the physical and chemical properties of the water making it unsuitable for the human use, ठीक है। हम वाटर में कुछ ऐसी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऐड हो जाती है जो उस पानी को पीने लायक या तो अच्छा पानी नहीं बनाती, ठीक है, जो अनसूटेबल है ह्यूमन हेल्थ के लिए। इसका कॉज क्या हो सकते हैं? डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड द ऑयल स्पिल्स, ठीक है। वाटर पॉल्यूशन कहाँ से रिलीज हो सकती है? इंडस्ट्री से। फिर एग्रीकल्चर रन ऑफ कंटेनेशन ऑफ द पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर, ठीक है। एग्रीकल्चर रन ऑफ है वो अपने साथ वहाँ के जो प्रदूषित पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइज़र उसमें यूज़ करा हुआ है तो वो भी उसके साथ बहकर पानी में चला जाता है। फिर प्लास्टिक एंड अदर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भी आ जाएंगे। फिर वाटर पॉल्यूशन के सोर्सेज क्या है? ठीक है, जब फर्स्ट सोर्स क्या है? इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट वही
के हार्मफुल केमिकल रिलीज हो जाए रिवर, लेक्स एंड द ओशन में. दिस इंक्लूड द डेंजरस मेटल्स लाइक द लीड और द मर्क्यूरी एंड अदर टॉक्सिक सब्सटेंस. फिर एग्रीकल्चर रन ऑफ भी आ जाएगा, जहाँ पे केमिकल फ्रॉम द फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड यूज इन फार्मिंग कैन वॉश इनटू द रिवर, लेक्स एंड द ओशन. दिस कैन नेगेटिवली इफेक्ट द वाटर क्वालिटी. फिर सीवेज एंड वेस्ट वाटर भी है, आ जाएगा, जहाँ पे सीवेज एंड वेस्ट वाटर फ्रॉम द होम्स बिजनेस ऑफन गेट द डम्प्ड इनटू द वाटर विदाउट द बीइंग क्लीन प्रॉपरली. ठीक है, जो अच्छा सीवेज मतलब अनट्रीटेड कुछ है और डायरेक्टली ही सीवेज वेस्ट वाटर है वो डायरेक्ट ही हमने डंप कर दिया वाटर में विदाउट द क्लीन प्रॉपरली, तो वो भी उसमें ऐड कर देगा जर्म्स एंड हार्मफुल बैक्टीरिया एंड केमिकल इनटू द वाटर. फिर ऑयल स्पिल्स है, जहाँ पे ऑयल लीकेज फ्रॉम द शिप्स कैन स्पिल इनटू द ओशन और द रिवर. ठीक है, जो जहाज़ वगैरह जो शिप्स जाती है ओशन में, और अगर वो ख़राब हो जाए या तो ऑयल लीकेज हो जाए तो वो भी ओशन एंड रिवर में वाटर पॉल्यूशन क्रिएट करेगी. फिर प्लास्टिक पॉल्यूशन में आ जाएगा, जहाँ पे बॉटल्स, बैग्स एंड माइक्रो प्लास्टिक कैन एंड इन द रिवर्स एंड द ओशन. दिस प्लास्टिक पीसीज आर हार्मफुल टू द सी एनिमल एंड दी टेक द लॉन्ग टाइम इन टू ब्रेक डाउन. फिर माइनिंग वेस्ट पे आ जाएगा, जहाँ पे हार्मफुल केमिकल मेटल्स एंड डर्ट इन टू द नियर बाय वेस्ट वाटर रिसोर्सेज. फिर स्टॉर्म वाटर रन ऑफ भी है, जहाँ पे स्टॉर्म वाटर रन ऑफ फ्रॉम द सिटीज़ ऑफन कंटेन पॉल्यूशन लाइक दी ऑयल, केमिकल, मेटल्स एंड द वेस्ट. ठीक है, जहाँ पे स्टॉर्म वाटर रन ऑफ सिटीज़ में मतलब ऑयल, केमिकल, मेटल, वेस्ट, ये सब चीज़ें बह के वहाँ पे चला जाए. ठीक है, वो भी आ जाएगा इसमें वाटर पॉल्यूशन में. फिर डिफॉरेस्टेशन एंड इरोशन, जहाँ पे कटिंग डाउन द ट्रीज लीड टू द सॉइल इरोशन विच कॉज डर्ट टू द वॉश इन टू द रिवर एंड दी लेक्स. दिस मेक द वाटर मडी एंड कैन हार्म द फिश. ठीक है, जहाँ पे पहले अगर एक नदी है और यहाँ पे पेड़ है, अगर वो पेड़ ही कटे हुए हैं तो डायरेक्ट जो गंदा पानी है वो डायरेक्टली नदी में चला जाएगा. ठीक है, और बहुत ज़्यादा मडी पानी, कीचड़ वाला पानी उस पर चला जाएगा, जिसकी वजह से फ़िश वगैरह के लिए हार्मफुल रहेगा. फिर हॉट वाटर पॉल्यूशन है, some factories and the power plant dump hot water in the river or the lakes. मतलब वो गर्म पानी, गंदा पानी, केमिकल वाला पानी वहाँ पे डाल देंगे, जिसकी वजह से फिश एंड प्लांट को वो ऑक्सीजन लेवल के लिए हार्मफुल रहेगा. फिर ओशन डंपिंग है, जैसे वेस्ट इंक्लूडिंग द ट्रैश, केमिकल एंड सीवेज इज समटाइमली डायरेक्टली डंप्ड इनटू द ओशन. दिस हार्म द सी लाइफ एंड द पॉल्यूटेंट द मरीन एनवायरनमेंट. तो ये भी आ जाएगा. फिर इसके एग्जाम्पल क्या है अपने वाटर पॉल्यूशन के, प्लास्टिक बॉटल्स आ जाएंगे, बैग्स है, थ्रोन इनटू द रिवर और द लेक. इसके इफेक्ट क्या आएंगे? हार्म टू द एक्वेटिक इकोसिस्टम, स्प्रेड ऑफ द वाटर बॉर्न डिजीज एंड रिड्यूस द अवेलेबिलिटी ऑफ द पोर्टेबल वाटर. फिर नेक्स्ट पॉल्यूशन है अपना सॉइल पॉल्यूशन, जहाँ पे हम देखेंगे सॉइल पोल्यूशन मीन्स सॉइल पोल्यूशन रेफर टू द हार्मफुल चेंज इन द सॉइल कॉज बाय द एडिशन और द रिमूवल ऑफ सब्सटेंस दैट रिड्यूस द सॉइल फर्टिलिटी एंड ग्राउंड वाटर क्वालिटी. ठीक है, सॉइल में कुछ ऐसा चेंज आ रहा है जिसकी वजह से उसके अंदर जो तत्व रह रहे हैं, ठीक है, सॉइल फर्टिलिटी है वो कम हो जा रही है, रिड्यूस हो जा रही है, ग्राउंड वाटर क्वालिटी में बदलाव आ रहा है. ठीक है, इसकी मेन कॉज क्या हो सकते हैं, कौन कौन से रीज़न है जो सॉइल पोल्यूशन क्रिएट करते हैं? ओवर यूज़ ऑफ द केमिकल, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स एंड इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल. ठीक है, तो ये सॉइल पॉल्यूशन के मेन रीज़न आ जाएंगे. सॉइल पॉल्यूशन के सोर्सेज क्या है? फर्स्ट, हाउस होल्ड वेस्ट, जहाँ पे ट्रैश फ्रॉम द होम लाइक द फूड रैपर, प्लास्टिक बॉटल, ओल्ड फर्नीचर गेट डंप इनटू द ओपन एरिया. दिस वेस्ट टेक द लॉन्ग टाइम टू ब्रेक डाउन एंड कैन पॉल्यूट द एनवायरमेंट. ठीक है, तो प्लास्टिक बॉटल वगैरह आपको पता है 100 सालों 500 साल कितने भी साल तक वो बॉटल वहाँ पे रह सकती है. ठीक है, अगर उसको प्रॉपरली रीयूज़ नहीं करा गया है, रिसाइकल नहीं करा गया है तो. फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट भी है, जहाँ पे फैक्ट्रीज प्रोड्यूस सॉलिड वेस्ट लाइक द मेटल स्क्रैप, broken equipment, plastic and chemical container. If not properly disposed of, this waste can pollute the land and the water. ठीक है, वो अपना एरिया वो इतना ऑक्यूपाइड करके रखते थे. ठीक है, जितना अगर कोई जहाज़ बना रही है, ठीक है, शिप बना रही है और उसके जो इतना एरिया है, मतलब ये भाग अभी कुछ काम का नहीं है, तो वो यहीं पे उतना एरिया लैंड का वो वहाँ पे ही करा गया है. अभी वो लैंड किसी भी मतलब कोई उसमें तत्व नहीं होंगे. ठीक है, वो लैंड पूरी तरह से ही उस चीज़ के लिए फिर ख़राब हो जाएगी. ठीक है, हम उसको बोलेंगे फिर लैंड पॉल्यूशन. फिर कंस्ट्रक्शन वेस्ट है, जहाँ पे व्हेन बिल्डिंग्स आर रोड्स आर बिल्ट और दे टर्न डाउन, लेफ्ट ओवर मटेरियल्स लाइक द ब्रिक्स, कंक्रीट, वुड एंड मेटल आर लेफ्ट बिहाइंड. द मटेरियल्स कैन पिल अप एंड कॉज द पॉल्यूशन इफ नॉट मैनेज वेल. कंस्ट्रक्शन वेस्ट भी आ जाएगा. ठीक है, अगर लेफ्ट ओवर ब्रिक्स वगैरह है, ठीक है, वहीं ऐसे ही छोड़ के फिर चले जाते हैं तो वो
कोई नहीं हटाएगा तो वहीं पे पड़े रहेंगे, ठीक है, तो वो क्रिएट करेगा सॉइल पॉल्यूशन। फिर एग्रीकल्चर वेस्ट भी है जहाँ पे डेड प्लांट्स एंड फार्म टूल्स कैन ऐड टू द सॉइल वेस्ट। सम फार्मिंग मटेरियल्स लाइक द प्लास्टिक एंड फॉर द इरिगेशन कैन आल्सो बिकम द सोर्स ऑफ द पॉल्यूशन इफ थ्रोन अवे इम्प्रॉपरली, ठीक है। अगर प्रॉपरली एग्रीकल्चर से निकल रहा हुआ वेस्ट अगर प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं करा गया तो वो भी आगे चल के सॉलिड वेस्ट में ही कन्वर्ट हो जाएगा। फिर प्लास्टिक वेस्ट भी है जहाँ पे एवरीडे आइटम लाइक द प्लास्टिक बैग्स, बॉटल, पैकेजिंग ऐसे ही हम फेंक दे रहे हैं केयरलेसली, तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा प्लास्टिक वेस्ट में, ठीक है। ट्रैश ऑन द स्ट्रीट और इन दी नेचर। प्लास्टिक टेकते हैं हंड्रेड्स ऑफ द ईयर टू ब्रेक डाउन एंड कैन हार्म द एनिमल और द इकोसिस्टम। फिर यही वेस्ट है जहाँ पे ओल्ड या ब्रोकन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लाइक दी फ़ोन, कंप्यूटर, टीवी आर ऑफन थ्रोन अवे, ऐसे ही फेंक देते हैं हम लोग, तो वो हार्मफुल केमिकल रिलीज़ कर रही है जो ग्राउंड एंड वाटर के लिए पॉल्यूटेंट है। फिर माइनिंग वेस्ट है जहाँ पे लेफ्ट ओवर फ्रॉम द माइनिंग लाइक द रॉक, डर्ट एंड केमिकल कैन एंड अप द पॉल्यूटिंग द लैंड। सम माइनिंग वेस्ट कैन बी टॉक्सिक एंड इंजूरियस और द नियर बाय एनवायरमेंट। फिर टेक्सटाइल वेस्ट पे है जहाँ पे ओल्ड क्लोथ एंड लेफ्ट ओवर फैब्रिक फ्रॉम द क्लोथिंग फैक्ट्रीज कैन बिल्ड अप एंड ट्रैश डंप एंड कोल द लैंडफिल्स, ठीक है। जहाँ पे बचे हुए कपड़े, बचे हुए फैब्रिक टेक्सटाइल वेस्ट में जो आता है वो ऐसे ही डंप करा जाता है, ठीक है, तो उसको हम लैंडफिल्स में उसको बोलेंगे हम, वो लैंडफिल को है, मतलब वो उसने उस जगह को पूरा ब्लॉक कर दिया ऐसा। फिर मेडिकल वेस्ट पे है जैसे कि बैंडेज है, एक्सपायर मेडिसिन है, हम इन सबको मतलब हॉस्पिटल वगैरह हॉस्पिटल के लोग ऐसे ही उसको बाहर ऐसे ही फेंक देते हैं, तो वो सॉलिड वेस्ट में आ जाएगा। इट इज़ नॉट डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्ली, दे कैन स्प्रेड द डिसीज एंड हार्म द एनवायरमेंट। इसके अगर एग्जांपल हम देखें तो कंटेनमेंट ऑफ द सॉइल नियर द लैंडफिल्स एंड द इंडस्ट्रियल एरिया इसके मेन एग्जांपल है। एंड इसका इफेक्ट क्या आएगा, सॉइल फर्टिलिटी कम हो जाएगी, इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगी एंड फूड क्रॉप कंटेमिनेशन हमें देखने को मिलेगा। फिर म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशन क्या है अपना नेक्स्ट वाला। म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ द एवरीडे गार्बेज, ओवरफ्लोइंग ट्रैश एंड प्लास्टिक वेस्ट आर कॉमन एग्जांपल। इट लीड टू द डिसीज स्प्रेड एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। जो अभी हमें देखने को मिलता है म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, अगर वो डे टू डे के जो ऑपरेशंस हो रहे हैं गार्बेज को, मतलब सूखा कचरा अलग, गीला कचरा अलग, अगर वो प्रॉपरली नहीं करेंगे तो ये कॉज करेगा। जिसका मेन ये हाउस होल्ड गार्बेज है, फूड वेस्ट, पैकेजिंग मटेरियल, प्लास्टिक, ये सब इसमें आ जाएगा मेन रीजंस में। फिर इन सफिशिएंट वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम इसके मेन कॉज हो सकते हैं म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट के। एग्जांपल हम देखें तो ओवरफ्लोइंग गार्बेज डंप है, लिटरिंग इन द अर्बन एरिया, ठीक है, तो ये हमें इसके मेन एग्जांपल्स में आ जाएंगे। फिर इसका इफेक्ट क्या आ रहा है, स्प्रेड ऑफ द डिसीज, ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन एंड एस्थेटिक डिग्रेडेशन ऑफ द सिटीज़। फिर नेक्स्ट अपना पॉल्यूशन है हैजार्डियस वेस्ट पॉल्यूशन, जिससे हम बोलेंगे कम फ्रॉम द टॉक्सिक वेस्ट लाइक द केमिकल, बैटरीज एंड द मेडिकल वेस्ट। इट हार्म द हेल्थ एंड कैन कॉज द सेवरल इलनेस लाइक द कैंसर। इट ऑल्सो डैमेज द इकोसिस्टम परमानेंटली। इसका मेन कॉज क्या है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस प्रोड्यूसिंग द टॉक्सिक बाय प्रोडक्ट लाइक द केमिकल एंड हैवी मेटल्स, इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ द मेडिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इसमें आ जाएंगे। एग्जाम्पल अगर देखें तो लीकिंग ऑफ मर्करी एंड लीड इनटू द वाटर बॉडीज फ्रॉम द बैटरीज एंड द इंडस्ट्रियल वेस्ट। जो इंडस्ट्री में बैटरी वगैरह के जो हम ऐसी ही बैटरी फेंक देते हैं तो वो हार्मफुल हो जाती है, वो क्रिएट करती है हैजार्डियस वेस्ट को। इसका मेन इम्पैक्ट यह आएगा, सेवरल हेल्थ हैजार्ड इंक्लूडिंग द कैंसर एंड न्यूरोलॉजिकल डैमेज हो सकते हैं, जो लॉन्ग टर्म कंटेमिनेशन ऑफ इकोसिस्टम क्रिएट करके रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो लैंड डिग्रेडेशन एंड सस्टेनेबिलिटी का जो एक पॉइंट बाकी है हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।